डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम तलपट के और क्रियात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्रियात्मक प्रश्न 1 और 2 को कैसे बनाना है। आज हम क्रियात्मक प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। 3 में देखिए 3 को कैसे हल करना है आपको। जैसे हमने 2 को हल किया है तलपट के दूसरा क्वेश्चन को, क्रियात्मक प्रश्न 2 को हल किया, उसी प्रकार से 3 भी बनेगा। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो नया बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उसमें देखिए, निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2000 को तलपट तैयार कीजिए। हमको तीसरा क्वेश्चन में बनाना है तलपट। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2000 को। ठीक है, तो आप ऊपर में डाल देंगे। जब प्रारूप बनाएंगे तो तलपट 31 मार्च 2000 को करके। ठीक, अब उसके बाद इस सारे चीज़ों को उतारना है हमको। पूंजी दिया है, रोकड़, कमीशन, क्रय, बैंक, आहरण, बट्टा, वेतन, स्टेशनरी, फर्नीचर, मजदूरी, विक्रय, किराया, देनदार, व्यापार, लेनदार, यंत्र, प्रारंभिक स्टॉक। ये सारे को हमको क्या करना है, तलपट का जो प्रारूप है उसमें लिख देना है। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाना है उसको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले तैयार कर लिया है आपके लिए, समय की बर्बादी ना हो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, तलपट दिनांक 31 मार्च 2000 को, तलपट दिनांक 31 मार्च 2000 को यहाँ पर विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि जो प्रारूप है उसको आपको बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा पूंजी, रोकड़, कमीशन जो भी है उसको हमने लिख दिया है सारे को। यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रारंभिक स्टॉक को तो इसमें शामिल करेंगे, लेकिन तलपट में अंतिम स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाते कैसे हैं? पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि कौन से चार्ट के आधार पर हम बनाएंगे इसको। और आज थोड़ा सा और आपको अपडेट कर देता हूँ बनाते कैसे हैं। तो कुछ चीज़ें और है, इसको आप अपने अगर नोट्स बुक में लिख रहे होंगे तो आप नोट कर सकते हैं। तो तलपट जो हमारा होता है, तलपट में लेखा करने हो तो हम देखते हैं विकलन पक्ष में विकलन राशि वाला जो कॉलम है उसमें किसको लिखते हैं, और समाकलन राशि वाले कॉलम में किस खाते की राशि को लिखते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो हम विकलन राशि वाले कॉलम में किसको लिखेंगे, तो विकलन राशि पक्ष में विकलन शेष वाले खातों को लिखेंगे। अब विकलन शेष वाले खाते कौन कौन सा होते हैं? तो विकलन शेष वाले खाते जितने भी संपत्तियों के खाते हैं वो सारे क्या होते हैं, विकलन शेष वाले खाते होते हैं। ठीक है, उसमें क्या आ सकता है, विकलन मतलब संपत्तियां क्या क्या हो सकती है, तो भवन हो गया, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, ख्याति हो गया। इस प्रकार से वो क्या है, संपत्तियां हैं। और खर्च को, एक्सपेंसेस मतलब खर्च, जो भी है खर्च है, व्यापारिक व्यय है, किराया है, कर है, दर है, मजदूरी है, ढुलाई भाड़ा है ना, वेतन है, मरम्मत है, मूल्य ह्रास है, ये सारे को क्या करते हैं, व्यापारिक व्यय है। ये सारे जो है कौन से पक्ष में आएगा, विकलन पक्ष शेष वाले खाते कहलाते हैं। क्लियर? आपको और स्पष्ट करना है या और स्पष्ट आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है कि विकलन शेष वाले खाते की ये सूची है। आपको इस सूची के आधार पर जान लेना है कि ये जो जितने भी खाते हैं वो विकलन शेष वाले हैं, है ना। तो इसकी राशि अगर आती है, ये सब आता है प्रश्न में, तो इसका जो शेष होगा वो विकलन शेष होगा हमेशा। और इस पक्ष में जो है समाकलन शेष वाले खाते हैं, इस पक्ष में जो है वह क्या हो जाएगा, समाकलन शेष हो जाएगा। ठीक है, समाकलन शेष वाले कॉलम में हमको लिखना है। क्लियर हो गया? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका विकलन शेष और समाकलन शेष में क्या क्या चीज़ों को लिखना है हमको। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, समाकलन पक्ष में राशि, तो समाकलन शेष वाले खातों को हम ऐसे शेष जिनका समाकलन होता है, तो पूंजी का समाकलन शेष होता है। पूंजी खाता जो होता है उसका समाकलन शेष, आय मतलब जितने भी रेवेन्यू से संबंधित है, प्राप्त बट्टा हो गया, प्राप्त किराया हो गया, प्राप्त कमीशन हो गया, ये सारे क्या हैं, आय हैं एक प्रकार का। ठीक है, तो उनको हम किस में लिखते हैं, समाकलन राशि पक्ष में लिखेंगे। फिर दायित्व है, लायबिलिटी मतलब दायित्व है। ठीक है, लेनदार हो गया आपका,
ये क्या है, देय विपत्र, ये सारे क्या बैंक से ऋण है, तो अप्राप्त ऋण संचिति है, तो ये बैंक अधिविकर्ष है, ये सारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको संपत्तियां और खर्च को विकलन पक्ष में और पूंजी आय और दायित्व मतलब कैपिटल रेवेन्यू और लायबिलिटीज़ को कहाँ लिखना है, समाकलन पक्ष वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, समाकलन राशि वाले कॉलम में इसको लिखना होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे और आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो पहला जो है पूंजी, पूंजी में देखिए पूंजी कौन सा पक्ष में आएगा, हमने यहाँ पर बताया है कि समाकलन पक्ष में आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं पूंजी किसमें, समाकलन शेष वाले खाते। तो समाकलन शेष वाले खाते में हम डाल देंगे इसको पूंजी को। तो पूंजी प्रश्न में कितना दिया हुआ है, आपको एक तरफ प्रश्न को भी देखना है और एक तरफ बनाना भी है। तो यहाँ पर देखिए पूंजी दिया है 23,000 रुपये, 23,000 रुपये पूंजी दिया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 23,000 रुपये कौन सा पक्ष में आएगा, समाकलन पक्ष में आएगा। ठीक है, 23,000 रुपये हमने पूंजी डाल दिया। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, रोकड़ दिया है, रोकड़ कितना है 800 रुपये, तो रोकड़ विकलन पक्ष में आता है, 800 रुपये विकलन पक्ष में लिख दिए। कमीशन डेबिट DR लिख दिया, कमीशन DR लिखा है मतलब ये डेबिट पक्ष में आएगा, कितना 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद है क्रय, क्रय हमेशा कौन सा पक्ष में आता है, विकलन पक्ष में आता है। आपको देखना है तो इस चार्ट को देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्रय विकलन पक्ष में हो गया। कमीशन डेबिट दिया इसलिए कमीशन इस पक्ष में लिखाएगा। ये देखिए देय कमीशन, प्राप्त कमीशन, देय कमीशन है तो डेबिट है ये, इसलिए इस पक्ष में लिखा है। अगर प्राप्त कमीशन होगा तो इस पक्ष में आएगा। प्रश्न में दिया रहेगा DR या CR करके, यहाँ पर DR दिया मतलब डेबिट पक्ष का शेष है ये। ठीक है, उसके बाद क्रय है, बैंक है, आहरण है। तो यहाँ पर देखिए क्रय, क्रय हो गया, क्रय बैंक, बैंक यहीं पर है, यहाँ पे बैंक में रोकड़ या बैंक जो भी लिखा है। और उसके बाद आहरण है, तो आहरण को भी आप नोट कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से मिलेगा आहरण, ये देखिए तो आहरण में हमको देखना है आहरण कितना का है, क्रय कितना का है, क्रय है 11,900, 11,900 कमीशन हो गया, रोकड़ हो गया, कमीशन हो गया, 11,900 का क्रय हो गया। बैंक है 2550 रुपये का, 2550 रुपये का बैंक का है। 620 रुपये आहरण का है, 620 रुपये आहरण का। तो 620 रुपये हम आहरण के सामने लिख देंगे। और उसके बाद बट्टा है 120 रुपये, तो बट्टा क्या है, डेबिट है, तो इसलिए डेबिट पक्ष में लिखेंगे 120 रुपये। वेतन है तो वेतन भी डेबिट पक्ष में लिखा था 1860। स्टेशनरी भी डेबिट पक्ष का है 300 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्नीचर 1100 रुपये, ये भी डेबिट पक्ष का है, 1100 लिख दिए। उसके बाद मजदूरी 4,680 रुपये, ये भी डेबिट पक्ष का है। विक्रय, विक्रय 20,480, ये क्रेडिट पक्ष का है। विक्रय क्या है, क्रेडिट पक्ष का है, तो 20,480 ये हम क्रेडिट पक्ष में लिख दिए। उसके बाद किराया, किराया डेबिट पक्ष लिखा है, इसलिए हम इसको किराया 1,260 रुपये लिख देंगे। 1,260 रुपये के किराया हो गया। और देनदार, देनदार मतलब डेप्टर कितना 13,520 रुपये, ये भी डेबिट पक्ष का होगा। और व्यापार व्यय, व्यापार व्यय भी डेबिट पक्ष का है 2,460 रुपये। और लेनदार हो जाएगा 4,000 यहाँ पर लेनदार जो है कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट पक्ष में लिखा है 4,420 रुपये। ठीक है, लेनदार जो है क्रेडिट पक्ष में लिखाता है। फिर यंत्र, यंत्र किस में लिखाएगा, डेबिट पक्ष में लिखाएगा। मशीन है एक प्रकार का, ये है ना, संपत्ति है। और प्रारंभिक स्टॉक 3,000, ये भी इतना लिखाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हो गया इस पक्ष क्या बोलते हैं, ये यंत्र, प्रारंभिक स्टॉक, लेनदार, लेनदार आपका क्रेडिट पक्ष में आएगा। चार्ट को देख लीजिएगा, जैसा मैं बताया हूँ उसी प्रकार से इस प्रकार से बनेगा। और लास्ट में इसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। 47,900 रुपये इसका टोटल आएगा, दोनों पक्ष 47,900 रुपया। क्लियर हो गया, 47,900 रुपया इसका टोटल आएगा। उसको इस प्रकार से 47,000 आप जोड़ करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार जोड़ करके देख लेंगे। देखिए कैलकुलेटर से हमने जोड़ा है, यहाँ पर 23,000 और 20,480, 4,420, टोटल क्या हो गया 47,900। ठीक उसी प्रकार उस पक्ष को भी जोड़ना है आपको। देखिए जोड़ने पर जो है हमारा एक पक्ष 47,900 आ रहा है और दूसरा पक्ष जो है
47,720 आ रहा है। यहाँ पर प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक गलती है आपका। यहाँ पे देख लीजिए, रोकड़ जो है यहाँ पे 800 की जगह 980 होना चाहिए, तब जा कर के हमारा जो है ये 47,900 रुपये आएगा। ठीक है, ये 47,720 आ रहा है एक पक्ष। मतलब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्या कर दें, या तो आप इसको 980 करिए, 980 करेंगे तो ये दोनों पक्ष कितना होगा, 47,900 होगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इस पक्ष का योग 47,900 आ रहा है, लेकिन इस पक्ष का योग 180 रुपये कम आ रहा है, तो यहाँ पर आप 980 ना सुधार करके अगर 800 है तो 800 ही लिखे रहने दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या खाता खोलना पड़ेगा, उच्चंत खाता करके यहाँ पे 180 रुपये खतौनी करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको 980 रुपये इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि रोकड़ में प्रश्न में इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में 800 दिया है, या तो आप 980 कर लीजिए रोकड़ को, या फिर यहाँ पर अगर प्रश्न को जैसा कि तैसा रहने देते हैं, यहाँ पर उच्चंत खाता खोल करके 180 रुपये डाल दीजिए, यहाँ पर 800 ही लिखे रहने दीजिए, तो भी ये क्वेश्चन जो है सही बनेगा, ये इसका हल जो है सही होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो उस स्थिति में हमको उच्चंत खाता मतलब सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। तो आप इसको समझ जाइए कि अगर जब भी आपका तलपट का योग बराबर नहीं होता है तो उस स्थिति में आप उच्चंत खाता खोल करके जिस पक्ष का योग कम हो रहा है उस पक्ष में अंतर की राशि को लिख दीजिएगा। ठीक, अंतर की राशि मतलब मान लीजिए इधर जितना हो रहा है इस टोटल को जोड़ने के बाद और यहाँ पर जितना टोटल आ रहा है उन दोनों को टोटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अंतर की राशि आ जाएगा। उस अंतर की राशि को यहाँ पे आपको डाल देना है। क्लियर हो गया, जिस भी पक्ष में होगा उस पर। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। और चौथा नंबर का क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए चौथा नंबर के क्वेश्चन में वेतन दिया। वेतन जो है हम कौन सा पक्ष में लिखेंगे, तो चार्ट को आप देख लीजिएगा। वेतन को हमको जो है ये एक प्रकार का खर्च है, तो हमको इसको कौन से पक्ष में लिखना है, विकलन पक्ष में। भवन भी विकलन पक्ष में, संपत्ति इसलिए पूंजी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बताया है आपको कि संपत्तियाँ या खर्च हो तो कौन से पक्ष में लिखेंगे उसको, संपत्ति या खर्च होने पर हमको विकलन पक्ष में लिखना है। और समाकलन पक्ष में क्या लिखना है, तो कैपिटल, रेवेन्यू या लाइबिलिटीज़, मतलब पूंजी हो या आय हो रहा है या दायित्व है तो उसको हम कौन से पक्ष में लिखेंगे, हम उसको समाकलन पक्ष में। दायित्व मतलब आपका हो सकता है लोन का हो, ऋण हो, बैंक अधिविकर्ष हो, है ना, और देनदार हो, लेनदार हो, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। संपत्ति में देनदार आता है, दायित्व में लेनदार आता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है देनदार के बाद बीमा, ये कौन सा पक्ष में आएगा, ये भी हमारा विकलन पक्ष में आएगा, एक प्रकार का खर्च है। लेनदार समाकलन पक्ष, प्राप्य पत्र ये विकलन पक्ष में। क्यों, क्योंकि ये हमारा संपत्ति है। ठीक है, प्राप्य है इसलिए हम देय रहता तो हमारा वो दायित्व होता, इसलिए हमारा जो है दायित्व को हम समाकलन पक्ष में लिखते हैं और ये विकलन पक्ष में लिखाएगा। अप्राप्य ऋण संचिति ये समाकलन पक्ष में लिखाएगा। ठीक है, ये प्रकार का दायित्व है। बैंक अधिविकर्ष समाकलन पक्ष में, प्राप्त कमीशन समाकलन पक्ष में। यहाँ पर देखिए प्राप्य विपत्र अलग होता है ना, प्राप्त कमीशन, प्राप्त कमीशन एक प्रकार का रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब आय है, तो उसको हम कौन से पक्ष में लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताया हूँ कि रेवेन्यू है मतलब आय हो रहा है तो उसको समाकलन पक्ष में लिखना है। समाकलन शेष वाले खाते हैं ये। ठीक, उसके बाद दान, प्राप्त कमीशन के बाद है दान। दान को भी हमको कौन से पक्ष में लिखना है, तो विकलन पक्ष में लिखना है। खर्चा एक प्रकार का समझ लीजिए। ठीक है, दान। और उसके बाद क्रय, क्रय भी विकलन पक्ष में आएगा। विक्रय समाकलन पक्ष में। क्रय वापसी, देखिए क्रय है तो क्रय वापसी, क्रय को विकलन पक्ष में लिखिए, लेकिन क्रय वापसी को हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे। उसी प्रकार विक्रय को हम समाकलन पक्ष में लिखे तो विक्रय वापसी को हम विकलन पक्ष में लिखेंगे। हस्तस्थ रोकड़ विकलन पक्ष में रहेगा। इस प्रकार आपको चार्ट को इसको बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैं बना दिया हूँ पहले से, समय कम लगे करके। वेतन विकलन पक्ष, भवन विकलन पक्ष, पूंजी, पूंजी जो है आपका ये हो गया आपका पूंजी समाकलन पक्ष। देय विपत्र समाकलन पक्ष। देनदार, देय विपत्र क्या हो गया, समाकलन पक्ष। ठीक है, और देनदार, देनदार विकलन पक्ष। बीमा विकलन पक्ष, और बीमा के बाद क्या है, ये लेनदार है, लेनदार समाकलन पक्ष में आएगा। और प्राप्य पत्र विकलन पक्ष में आएगा।
ठीक। अप्राप्य ऋण संति समाकलन पक्ष और बैंक अधिकृत समाकलन पक्ष, प्राप्त कमीशन समाकलन पक्ष, दान विकलन पक्ष, क्रय विक्रय समाकलन पक्ष, क्रय वापसी समाकलन पक्ष में, विक्रय वापसी विकलन पक्ष में, हस्तस्थ रोकड़ कहाँ आएगा? आपका विकलन पक्ष में आएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है और इसके बाद इसको आपको क्या कर देना है? योग लगा देना है। तो टोटल कितना आ गया? 1,38,000। आप जोड़ करके एक बार देख लीजिएगा, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको जोड़ करके देख लेना है दोनों पक्षों को, और इन दोनों पक्षों का योग क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। नहीं आने की स्थिति में हम उच्चंत खाता खोलते हैं और अंतर की राशि को लिख देते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ 2-4 और क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोगों के जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 11वीं के कॉमर्स वाले, उन तक जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।